नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत अल्मोड़ा की खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल्याणिका हिमालय देवस्थानम का दौरा किया। इस दौरान तमाम रूप से वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल्याणिका हिमालय देवस्थानम में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने पूजा अर्चना की। उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अल्मोड़ा के डोल आश्रम आने की अपील की। वहीं चंपावत उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत को देवी देवताओं की भूमि बताया। वही बात की जाए अगर डोल आश्रम का, तो ये दुनिया के सबसे बड़े श्री यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। चतुर्थ वार्षिकोत्सव एवं पीठम स्थापना के अवसर पर डोल आश्रम में भव्य पूजा पाठ अनुष्ठान का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में सफल बनाने के लिए काशी, मथुरा समेत देश के नामचीन सिद्ध पीठों के साधु संत और प्रकांड विद्वान इसमें हिस्सा लेंगे। पूज्य कल्याणदास जी महाराज, उनका मैं बहुत पहले से उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमेशा से मुझे मिलता रहा है। पहले से भी, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ और आज आया हूँ। आपका भी आशीर्वाद लिया है श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का, और साथ में श्री डोल आश्रम जो हमारे यहाँ के एक बड़े, मैं कहूँ कि जहाँ पर लाखों लोगों की जो श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हमारी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, इन सभी का बहुत तेज़ी से जो है विस्तार हुआ है, बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर प्रसार हुआ है। उसको आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। हम संकल्पबद्ध हैं। आज केदारनाथ जी का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम पूरा हो रहा है, बद्रीनाथ जी का हो रहा है, हमारे यहाँ के जितने भी इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, बड़े केंद्र हैं, उन सभी केंद्रों को निकट भविष्य में हम एक सर्किट के रूप में आगे बढ़ाएंगे और एक सर्किट बनाकर और लोगों का जो है यहाँ पर आवागमन हो, उन लोगों के आने के लिए आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो और सभी लोग यहाँ आए। देहरादून में चार धाम यात्राओं में बढ़ती जा रही अव्यवस्थाओं को लेकर तमाम रूप से सरकार ने एक बड़ा फैसले का ऐलान किया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर अव्यवस्था सामने आई, जिसके बाद अब सरकार ने मंत्रियों को धामों का प्रभारी बनाया है। केदारनाथ धाम से लौटे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अब केदारनाथ धाम में सिर्फ उतने ही लोग जा सकेंगे जितने लोगों की ठहराने की व्यवस्था होगी। अगर कोई पंजीकृत है तो उसे व्यवस्था न होने पर रोका भी जा सकता है। मंत्री धन सिंह रावत एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम और आसपास की व्यवस्था में बहुत बेहतर है, जबकि और व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। इसी के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर सहित पीने के पानी के लिए अतिरिक्त पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है। हम लोगों को जो है काम बांटा था कि मैं एक बार केदारनाथ यात्रा के पूरे रूट पे जाके वहाँ क्या दिक्कतें हो सकती हूँ, मैं वहाँ गया था। और अब 3 प्रकार की व्यवस्था हमने की है। पहला तो यह है कि केदारनाथ हम पर डे अब उतने यात्री भेजेंगे जितने वहाँ रुकने की व्यवस्था है। रामबाड़ा में भी उतने यात्रियों को भेजेंगे जितने वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। गुप्त काशी में भी उतने यात्री जाएंगे जितने वहां पे रुकने की व्यवस्था है। क्योंकि 2 साल कोविड के कारण यात्रा बहुत कम था और इस बार लाखों यात्री वहां आ रहे हैं। अभी तक केदारनाथ में लगभग 1.25 लाख से ज्यादा यात्री आ चुके हैं। तो अब काफी नियंत्रण हो गया है कि लोगों को रात में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि हर 500 मीटर जो हमारा पैदल यात्रा हुआ है थोड़ा, वहां पे हमने 4 जो है ऑक्सीजन के जो पोर्टेबल वो है क्या सिलेंडर और यूज एंड थ्रो वाले भी वो रखे, ताकि किसी भी यात्री को अगर सांस लेने की दिक्कत हो तो तुरंत वहां पे मुहैया कराया जा सकता है। ऐसे 50 स्पॉट हमने चिन्हित कर रखे हैं पूरे यात्रा में। दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स की कोई दिक्कत नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बार हमने
पूरे यात्रा रूट लगभग 135 से ज्यादा 108 और एम्बुलेंस लगा रखी। देहरादून में बीजेपी दफ्तर में जल्द ही मंत्रियों के बैठने का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसके बाद वो जनता दरबार लगाते हुए भी नजर आएंगे। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में भी बहुत जल्द ही सरकार के मंत्रियों के दफ्तर में बैठने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय में फिर से मंत्रियों के जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जल्द मंत्रियों के जिलों के दौरे भी तय होने जा रहे हैं। बता दें कि पार्टी संगठन इस दिशा में काम कर रहा है और बहुत ही जल्द ये तय होने जा रहा है कि दरअसल पहले की सरकार के कार्यकाल के दौरान भी ये व्यवस्था की गई थी कि मंत्री बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे और जनता की परेशानियों को सुनने का काम करेंगे, लेकिन कोविड काल के बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई और फिर से इसे शुरू नहीं किया जा सका। हमारी उत्तराखंड सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनका एक रोस्टर तैयार होगा और प्रदेश कार्यालय में, जिलों में और मंडलों तक मंत्री जाया करेंगे और जनता की समस्या सुन करके और अधिकारियों को वहाँ पर एक जनता दरबार बुला करके उनकी समस्याओं का निराकरण उस स्तर पर करेंगे। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। इसको लेकर तमाम रूप से सैलानियों की भीड़ देखने को मिली। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में जाम से निजात दिलाने में पुलिस और स्थानीय प्रशासन फेल होता हुआ दिख रहा है। दरअसल मसूरी के कई क्षेत्रों में जाम लगने के कारण लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वहीं हाल ही में मसूरी के पर्यटन सीजन की तैयारियां और जाम से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर एक्शन प्लान तैयार किया था। वो दूसरी ओर मसूरी में लगने वाले जाम और यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर किए जाने को लेकर डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने मसूरी में बैठक कर पुलिस के बनाए गए एक्शन प्लान के बारे में विस्तार से चर्चा कर लागू किया था, लेकिन जाम को देखते हुए यही लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के तैयार किए गए सभी प्लान फेल हो रहे हैं। चार धाम यात्रा के शुरू हो जाने की मसूरी में लाइब्रेरी के पास थोड़ा सा एक लंबी लाइन लग जा रही है, लेकिन हमारे अभी वर्तमान में 70 से 75 आदमी यातायात व्यवस्था डिजिटल लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से। और हमारा लगातार प्रयास ये है कि किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति को जाम में ना फंसे, क्योंकि कहीं कहीं पर सड़क बहुत सक्रिय है और उससे यातायात का जो संचालन है बहुत धीमी गति से हो रहा है और इनटेक ज़्यादा है और उसका जो एग्जिट है वो कम होने की वजह से थोड़ा सा लाइन लग जा रही है। लेकिन लगातार प्रयास किया जा रहा है कहीं जाम ना लगे या कहीं अव्यवस्था ना हो। माल रोड में भी पार्किंग का रूट ले लिया है, क्योंकि अगर 5 बजे के बाद है तो माल रोड में कई जगह गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही है। ये माल रोड में हमारा सुबह शाम 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक बंद है और इससे इस समय के अतिरिक्त माल रोड पर वाहनों की आवाजाही की अनुमति है। तो जो भी वाहन 5 बजे से पहले माल रोड में चले जाते हैं उनको 5 बजे बाद हमने टीमें लगा रखी है। उत्तरकाशी में होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान तमाम रूप से उन्होंने जल समाधि लेने की भी धमकी दी। चारधाम यात्रा में सरकार की ओर से निकाली गई पंजीकरण नियमावली से परेशान यात्री और होटल मालिकों को हो रही परेशानी को लेकर उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूणा सहित कई होटल व्यवसायियों ने मीडिया से बातचीत की। वहीं चारधाम यात्रा में जो सरकार ने नियमावली बनाई है उससे परेशान होकर होटल एसोसिएशन के लोगों ने मणिकर्णिका घाट पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शन को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई। इस दौरान होटल एसोसिएशन के लोगों ने मणिकर्णिका घाट पर भागीरथी नदी में उतरकर सरकार के नियमावली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं होटल व्यवसायियों ने जल समाधि की धमकी भी दी, जिसके बाद प्रशासन ने होटल व्यवसायियों को जल समाधि करने से रोका। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जहां होटल एसोसिएशन के लोगों से बातचीत करने के बाद सरकार की ओर से जल
जल्द से जल्द कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही प्रदर्शन को रोकने की भी अपील की, जिसके बाद होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रदर्शन को रोकते हुए उनकी परेशानी को हल करने का सरकार को 2 दिनों का समय दिया है। साथ ही 2 दिनों के बाद अगर कार्रवाई नहीं होने पर दोबारा धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। शासन ने जो 3 दिन पहले ऑर्डर निकाला है कि ऑनलाइन पंजीकरण यात्रियों का होगा और बिना पंजीकरण के कोई भी चारधाम पे नहीं जाएगा, इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। हमारी बुकिंग 6 महीने पहले हो चुकी है। जो काम आपने सरकार ने 6 महीने पहले करना चाहिए था वो आप 3 दिन पहले कर रहे हैं, जिससे क्या हो गया कि हमारे तमाम शेड्यूल बिगड़ चुके हैं। यात्री हरिद्वार में खड़ा है, हमारे होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई है, वो रिफंड मांग रहे हैं। ये कैसा नियम कानून आपने बनाया है? मेरा सरकार से निवेदन है तत्काल इस नियम को बदले और जो सीमित संख्या की जो बाध्यता की है 4000, 6000, 12000, 15, उसको चारों धाम में बराबर किया जाए, क्योंकि चारों धाम बराबर हैं। और जिनकी होटलों की बुकिंग हो चुकी है उन यात्रियों को नीचे से ऊपर भेजा जाए, ऑफलाइन पास की व्यवस्था की जाए। अन्यथा अगर ये फैसला 2 दिन में नहीं होगा तो मुझे मजबूरन 2 दिन के अंदर फिर से हम चक्का जाम हाईवे पे करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की। 1 मिनट। लेकिन जो पीड़ा हमारे होटल व्यवसाय की है, हमारे ढाबे को के उनकी जो पीड़ा है, कोरोना के 2 साल बाद जो है यात्रा शुरू हुई और हम सब की मंशा, हमारे जो एससीसी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, उनकी भी मंशा है कि कैसे शुरू से हम लगातार लगे हैं कि इस बार जो यात्रा अच्छी चलेगी और हम कैसे शांतिपूर्वक सुचारू रूप से उस यात्रा को चलाएं। हमारे जो तमाम जो व्यवसायी है उनको जो कैसे रोजगार मिले। लेकिन तब तक जो बीच में फिर कोरोना का जो बढ़ता हुआ प्रकोप जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिला, तो वास्तव में क्या है कि होटल लोगों ने 2 महीने 3 महीने पहले बुक करा दिए और अब उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। हो सकता है वहाँ पे कल दिक्कत आई। कल हमारी दूरभाषा से तमाम जो हमारे जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, तमाम जो हमारे सेक्रेटरी से बात हुई, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी, उन्होंने भी समन्वय वार्ता की। लेकिन अब जो दिक्कतें आ रही है, अभी तत्काल हम जो हमारे होटल एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी पीड़ा भी हमारी पीड़ा है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की हम मतलब जो है राजनीतिक बात कर, हमें कहने कैसे उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए हम सब जो है बैठकर बात करें। हल्द्वानी में अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आया। यहां पर गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती इन दिनों अतिक्रमण हटाने को लेकर बात सामने आ रही है। रेलवे बस्ती यानी कि गफूर और ढोलक बस्ती से अतिक्रमण हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होने को है। रेलवे प्रशासन ने रेलवे को अतिक्रमण हटाने में आने वाले अनुमानित खर्च का बजट भी भेजा जा चुका है। वहीं दूसरी ओर इस बीच तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के बगावती सुर भी उठने लगे हैं। बस्ती न हो हटाने को लेकर आए दिन बैठक, रैली, जुलूस निकाले जा रहे हैं और बस्ती के लोगों को हटाने से पहले उन्हें कई और सोमवार को बस्ती बचाओ संघर्ष समिति, बनभूलर पूरा घटक संगठन, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, परिवर्तनकामी छात्र संगठन और बनभूलपुरा निवासियों ने एक मंच पर आकर बाल सत्याग्रह आंदोलन का मोर्चा संभाला। इस दौरान छोटे छोटे और बच्चों ने माइक संभालते हुए बस्ती ना हटाए जाने की मांग करते हुए अपनी बात रखी। इस आंदोलन में बच्चों ने कई गाने गाकर भी विरोध प्रकट किया और कहा कि जिस बस्ती को रेलवे अपना बता रहा है उसमें उनके स्कूल है, घर है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे हालातों में जब उन्हें बेघर कर दिया जाएगा तो वो के लिए कदम उठाने चाहिए, ना कि उजाड़ने के लिए। ये बाल सत्याग्रह किया जा रहा है क्योंकि जो है रेलवे जो अतिक्रमण कर रहा है इन बस्तियों पर, जैसे ढोलक बस्ती, कपूर बस्ती और आदि इंदिरा नगर वगैरह, इनमें जो है वो जबरदस्ती जो है इनमें अपना हक जमाना चाह रहा है। और इसके लिए बाल सत्याग्रह सारे बच्चे इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे हैं
और इसलिए यहाँ पर को आज बाल सत्याग्रह किया जा रहा है। देखो हम तो ज्यादा साल से नहीं रह रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो 90-100 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। जब से तो कुछ नहीं बोला रेलवे ने कि हमारी बस्ती है, किसकी बस्ती है। आज आप क्यों बैठे हैं? यहाँ हम इसलिए बैठे हैं, ये जो रेलवे बोल रही है कि ये हमारी बस्ती है, माना कि चलो हमने माना उनकी बस्ती है, लेकिन जो जनता है उनको रहने के लिए कुछ दे, जब ये बस्ती खाली हो। ये जो बाल सत्याग्रह मना रहा है ये हम गफूर बस्ती के लिए कर रहे हैं। ये जो उजाड़ा जा रहा है रेलवे कहती है ये हमारा है, क्योंकि ये रेलवे का नहीं है। हम सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और ये रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये कह नहीं सकती कि ये हमारी है। हम सालों से यहाँ रह रहे हैं और हमारे स्कूलों को ना तोड़े जाए। और हमारे स्कूल टूट जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कहाँ, और हमारे घर टूट जाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ। ये जो रेलवे अपना झूठा दावा जमीन पर कर रहा है, उसके विरोध में जो है आज बाल सत्याग्रह हो रहा है, क्योंकि वहाँ कई सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कई अस्पताल आ रहे हैं। तो बच्चों का ये कहना है कि हम कहाँ पढ़ेंगे, और इस सरकार का काम है स्कूल बनाना, ना कि स्कूलों को तोड़ना। और रेलवे के झूठे दावे के चलते जो है सरकार उन स्कूलों को तोड़ने पर आमादा है, जिसके विरोध में जो है बाल सत्याग्रह किया जा रहा है। देहरादून में गर्मी का सितम देखने को मिला, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान नजर आए। लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में अब धूप और गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। गर्मी बढ़ने से लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। वहीं पिछले 4 दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। हल्द्वानी में शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला, जिस दौरान तमाम रूप से हंगामा भी हुआ। नियमितीकरण और तथर्द नियुक्ति की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि सरकार केवल आश्वासन दे रही है, जबकि उनके काम के साथ न्याय नहीं हो रहा। वे केवल 2-3 माह में कार्य करते हैं, बाकी महीने बेरोजगार बैठे रहते हैं। ऐसे में उनकी उम्र भी निकलती जा रही है। अतिथि शिक्षकों को उनके जनपदों में नियुक्ति, स्कूलों में रिक्त चल रहे पदों को अतिथि शिक्षकों से भरने और मानदेय बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई थी, लेकिन आज तक इससे संबंधित आदेश जारी नहीं हो सके। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। हम लोग गैस टीचर्स हैं और हम लोग यहाँ से नैनीताल ब्लॉक के अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं। सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर, हमारी सिर्फ सरकार से एक ही डिमांड है कि जो उन्होंने कैबिनेट में निर्णय लिए थे उसका जियो निकाल दिया जाए, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। सर, बार बार ट्रांसफर की वजह से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं और हमारा भविष्य अंधकार में है, क्योंकि सर 6 साल देना एक फैकल्टी में के तौर पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा भविष्य से कहीं पे भी नहीं बन पा रहा, ना हम कहीं की तैयारी कर पा रहे हैं और ना हम इसको छोड़ पा रहे हैं। तो सर, इसीलिए हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से ये है कि आपने हमारी सैलरी बढ़ाई, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको आभार, लेकिन अब जो आपने जो निर्णय पेंडिंग छोड़े हैं उसको पूरा कर दीजिए। हमारी उनसे यही गुजारिश। हल्द्वानी ब्लॉक से हैं, तो आज हमने अपनी मीटिंग रखी है, क्योंकि हमारी हल्द्वानी ब्लॉक की कार्यकारिणी नहीं थी। 2 साल कोरोना काल के रहते में हमारी कार्यकारिणी नहीं थी, और इस बीच हम लोग अक्सर ही क्या कहते हैं, कोई ट्रांसफर हो रहा है, कोई प्रमोशन हो रहा है, तो हमारे जो पद है उनमें क्या कहते हैं हम लोगों को निकाल दिया जा रहा है। और हम 4 महीने 2 महीने काम करते हैं, फिर कोई परमानेंट टीचर आ जाता है, फिर हम लोग अपने पद से क्या कहते हैं हट जाते हैं, फिर हम 4-5 महीने घर में बैठे थे। हमारी नौकरी का कोई स्थायित्व नहीं है। सरकार हमारे साथ बहुत मजाक कर रही है सर, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन तो दे ही रखा है कि हमें पद समायोजित कर दिया जाएगा। अब हमारे को बार बार पद समायोजित कर रहे हैं, कभी रख रहे कभी निकाल रहे, तो हम चाहते हैं कि हमारे एक मतलब एक कठोर नियम बना, तदर्थ नियुक्ति का हमारे लिए एक प्रायोजन बना दिया जाए, जिससे हम काम भी करते रहे, हमें वेतन भी मिलता रहे और हमारी जो नियुक्ति है वो बनी रहे। देहरादून में सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का फटी जीन्स को लेकर एक बार फिर बयान सामने आया है। फटी जीन्स
फटी जीन्स बयान पर काफी आलोचना झेलने वाले गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने पुराने बयान पर कायम है। तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से फटी जीन्स पर बयान दिया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि फटी जीन्स पहनना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को पतन की ओर ले जा रहा है। उन्होंने उनके फटी जीन्स वाले बयान पर लोगों ने ट्विटर और फेसबुक पर उनका खूब समर्थन किया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय पहनावों को लेकर लोग मेरे समर्थन में आए हैं। अपने फटी जीन्स वाले बयान पर बोलते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पहले के लोग अपने फटे पुराने कपड़ों को सीलते थे, लेकिन आज के युवा खुद अपने कपड़ों को चाकू से काट रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वो आज भी अपने बयान पर टिके हैं, इस मामले पर गर्व महसूस करते हैं। तीरथ सिंह ने कहा कि फटा कपड़ा पहनना हमारी संस्कृति में है ही नहीं। मैं जो फटी जीन्स और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ और आज भी मैं पूरी तरह एक ऐसा मन में एक खुशी है कि उसको लेकर के अधिकतम न जाने लाखों में लोगों ने इसको स्वीकार किया। और जब मुझे ट्विटर फेसबुक में हमने कहा कि पहले हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी जीन्स पहनते थे, आर्मी वाली जीन्स होती थी, लेकिन कहीं घुटना फट गया तो हम टैग टल्ला लगाते थे क्योंकि गुरुजी का डर होता था। एक अनुशासन, संस्कार, संस्कृति ये सब था। लेकिन आज क्या है, आज तो यदि घुटना फटा भी नहीं है तो घर में आकर उस पर कैंची नौजवान चला लेता है। और मैंने यही कहा कि ये कहाँ संस्कृति हमको ले जा रही है। तो जीन्स का विरोध नहीं है, वो फटी जीन्स का आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि इससे आज का नौजवान और पूरा बदन ढकना ये हमारी संस्कृति में है। फटा कपड़ा पहना तो हमारी संस्कृति का द्योत है ही नहीं। चमोली में श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 22 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। सिखों के प्रमुख तीर्थ और उत्तराखंड के 5वें धाम की रूप में पहचान रखने वाले श्री हेमकुंड साहिब के 22 मई से यात्रा शुरू हो रही है। इसके लिए पहला जत्था 19 मई को ऋषिकेश से रवाना होगा। इस यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस साल 4 धाम में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिनकी व्यवस्था बनाने में सरकार, प्रशासन और इससे जुड़े विभागों के पसीने छूट रहे हैं। हेमकुंड साहिब में भी इस साल भारी मात्रा में सिख श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने विचार विमर्श कर फैसला लिया है कि उस साल 22 मई से शुरू होने जा रहे यात्रा में एक दिन में 5000 सिख श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब में पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर माथा टेक सकेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 22 मई 2022 से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आरंभ हो रही है और यात्रा को हरी झंडी देने के लिए 19 मई को गुरुद्वारा ऋषिकेश से माननीय गवर्नर साहब सरदार गुरमीत सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी संगतों को हरी झंडी दिखाकर अगलेरी यात्रा के लिए रवाना करेंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और सरकार द्वारा मिल बैठकर फैसला किया कि इस साल प्रतिदिन 5000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे कर सकते हैं और उसके लिए सरकार के द्वारा 2 वेबसाइट बनाई गई है। पहली वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in। इस रजिस्ट्रेशन पे जाके आप लोग यात्रा के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा, आप अपने मोबाइल से ही टूरिस्ट केयर उत्तराखंड इस वेबसाइट पे जाके आप लोग यात्रा का पास बनवा सकते हैं।
लगातार यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ को देखकर सरकार ने फैसला लिया है, जिसके मुताबिक श्री हेमकुंड साहिब में एक दिन में 5000 सिख समुदाय के लोग ही दर्शन कर पाएंगे। तमाम रूप से ये फैसला लिया गया है, सुरक्षा के लिहाज से इसे लिया गया है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।